सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में हम हिंदी शिक्षण वीडियो के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे, जिसमें विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को भी साथ में कवर करते जाएंगे। पहला है भाषा। भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक रूप, लिखित रूप और सांकेतिक रूप। जो मौखिक रूप होता है वो सबसे सरल रूप होता है और सबसे कठिन होता है सांकेतिक रूप। भाषा की परिभाषा यह है कि भाषा संस्कृत भाषा के भाष धातु से इसकी उत्पत्ति हुई थी, जिसका अर्थ होता है कहना। अब भाषा की विशेषता क्या है? भाषा एक अर्जित संपत्ति, यानी भाषा एक जन्मजात नहीं होगी, अर्जित। हम इसको जन्म के साथ नहीं सीख के इसको बाद में अर्जित करते हैं। भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा परिवर्तनशील है, यानी भाषा का रूप बदलता रहता है। चौथी विशेषता है, भाषा को कोई भी अंतिम स्वरूप नहीं होता है, यानी एक भाषा एक बहती नदी के समान है, जो नदी अपना रूप बदलती रहती है। भाषा का एक मानक रूप होता है। भाषा किसी भी देश की संस्कृति की परिचायक होती है। भाषा हमेशा सरल से कठिन की ओर जाती है। अब जो हिंदी भाषा है उसका विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हिंदी भाषा है वो मूलतः संस्कृत भाषा से बनी है, जिसके समय वैदिक काल में वेद, पुराण, उपनिषद उनके समय में इनका विकास हुआ। जो लौकिक भाषा है, लौकिक भाषा का विकास पाली भाषा जो बौद्ध धर्म के समय थी, प्राकृत भाषा जो जैन धर्म के समय थी, और इनके बाद में एक भाषा थी अपभ्रंश भाषा, जो शौरसेनी भाषा के रूप में जानी जाती है। जो ये शौरसेनी भाषा है, इसी से हिंदी का विकास हुआ है। तो जो हिंदी मध्य पश्चिमी भारत में बोली जाती है, अधिकतम 10 राज्यों में बोली जाती है। संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी को शामिल किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं हैं। संविधान का भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 के मध्य राजभाषा का प्रावधान है। हिंदी एक बारोपी यानी भारतीय यूरोपीय भाषा का परिवार है। हिंदी शब्द फारसी भाषा का है। अब हम शुरू करेंगे हिंदी भाषा शिक्षण की विधियाँ। भाषा मानव जीवन का एक अभिन्न अंग होती है, यानी भाषा को और जीवन को कभी अलग नहीं कर सकते। भाषा ज्ञान अर्जन एवं समस्त क्रियाकलापों का आधार होती है। भाषा विचारों का मूल स्रोत होती है, चिंतन का माध्यम होती है। अगर हमें किसी भी प्रकार का चिंतन करना है तो वो हम भाषा के माध्यम से ही करेंगे। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है जो बोली जाती है या जो कही जाती है। भाषा की विशेषता है, भाषा विचार विनिमय का माध्यम है। भाषा मनुष्य के ध्वनि अवयवों से निःसृत ध्वनि का स्रोत है। भाषा के क्या क्या तत्व हैं? भाषा के मूलतः 4 तत्व होते हैं। पहला है वाचिक तत्व, जिसे उच्चारित तत्व कहते हैं। दूसरा ऐच्छिक, यानी भाषा एक ऐच्छिक रूप होती है। तीसरा है भाषा मनुष्य के विचार विनिमय का आधार है। चौथा है भाषा का मुख्य गुण है संप्रेषणीयता। भाषा के माध्यम से हम संप्रेषण करते हैं। भाषा की परिभाषा है, भाषा यादृच्छिक वाचिक समूह की एक संगठना है। जो भाषा का मूल आधार है ध्वनि, यानी ध्वनि से ही भाषा की उत्पत्ति थी। जब व्यक्ति कुछ देखता है, सुनता है या विचार करता है तो उसके मन में उस वस्तु या उस चित्र का एक दृश्य उपस्थित हो जाता है, तो उसे बिंब कहते हैं। यानी जब भी कभी हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, जैसे मैंने कहा कार, तो जैसे ही मैंने कार नाम लिया तो आपके दिमाग में कार का चित्र या इमेज बन गई, तो उसे कहा जाता है बिंब। और बिंब के प्रकार होते 4। बिंब के मूलतः 4 प्रकार है। पहला बिंब है दृष्टि, दूसरा श्रुति, तीसरा विचार और चौथा भाव। इनके क्रम है, पहला दृष्टि, दूसरा श्रुति, तीसरा विचार, चौथा भाव। यानी जिसको हम देख के जो बिंब बनता है उसे दृष्टि बिंब, सुनने से जो बिंब बनता है उसे श्रुति बिंब, विचार करने से वो जो बिंब बनता है उसे विचार बिंब, और भाव से जो बिंब बनता है उसे भाव बिंब कहा जाता है। भाषा की विशेषताएं। भाषा में एक व्यवस्था होती है, भाषा में संगठन होता है, भाषा में नियम होते हैं, जिसमें ध्वनि, शब्द, वाक्य, रचना का क्रमिक व्यवस्था होती है। यानी भाषा में सभी नियम बंधे होते हैं। भाषा का क्रमिक विकास होता है। भाषा एक समाज सापेक्ष यानी सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा एक अर्जित संपत्ति है, वेरी इंपॉर्टेंट है। भाषा जन्मजात नहीं होकर एक अर्जित संपत्ति है। और भाषा एक अनुकरणीय है, यानी भाषा को हम अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। भाषा यादृच्छिक मौखिक प्रतीकों की व्यवस्था है। भाषा परिवर्तनशील है, इसका अंतिम रूप नहीं होता, ये बहती सरिता के समान है। अब भाषा सीखने के चरण है।
पहला है जिज्ञासा। अगर हमें कोई भी भाषा सीखनी है तो मेन अपने पास जिज्ञासा होनी चाहिए। मान लो मुझे तमिल भाषा सीखनी है तो मेरे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। दूसरा है प्रयत्न, तत्परता। तीसरा अनुकरण। चौथा है अभ्यास। भाषा सीखने के चार मनोवैज्ञानिक चरण क्रम से जिज्ञासा, प्रयत्न, अनुकरण और अभ्यास। भाषा शिक्षण के माध्यम से शिक्षण की ग्रहण शक्ति, अभिव्यक्ति क्षमता, सद्वर्ती का विकास, सामाजिक संप्रेषण, साहित्यिक अभिरुचि और रसास्वादन अभिवृत्ति का विकास होता है। ये अपने रीड में प्रश्न बन सकता है, ये ऑप्शन दे देगा और कहता है कि भाषा के माध्यम से क्या क्या विकास नहीं होते, तो अपने को इनको छांट के बताना है। अब भाषा शिक्षण में जो विधि होती है, मेथड, वो क्या होते हैं? मेथड या विधियाँ अध्यापक की अनेकों अनेक प्रक्रियाओं का एक समूह है। यानी मेथड एक सिंगल नहीं होकर बहुत सारी प्रक्रियाओं का समूह है। श्रीमती एस के कोचर ने कहा है कि जिस प्रकार सैनिक के हाथ में हथियार होता है, उसी तरह शिक्षक के हाथ में शिक्षण विद्या होती है। शिक्षण विधियों की विशेषता। पहला है, ये छात्रों को विषय वस्तु के प्रति प्रेरित करती है। यानी जो शिक्षण विधियाँ हैं वो ऐसी होनी चाहिए जो विषय वस्तु के प्रति प्रेरित करने वाली हो, छात्रों को शिक्षा में सक्रिय रखने वाली होनी चाहिए और छात्रों में वांछित परिवर्तन और उत्तम आदतों का निर्माण करने वाली होनी चाहिए। और शिक्षण विधि हमेशा पूर्व निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होनी चाहिए। शिक्षण विधि कलात्मक और व्यक्तिगत होनी चाहिए। अध्यापक को वांछित और अवांछित का ज्ञान होना आवश्यक है। यानी कौन सही है कौन गलत है उसका भी ज्ञान होना चाहिए। और भाषा शिक्षण में जो शिक्षण विधि है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने लायक होनी चाहिए। और जो शिक्षण विधि है वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का अर्थ है वो विद्यार्थी की रुचि, योग्यता और आकांक्षा की पूर्ति करने वाली होनी चाहिए। शिक्षण विधि हमेशा सजीव वातावरण के रूप में होनी चाहिए, प्रजातांत्रिक होनी चाहिए और विद्यार्थी अंतःक्रिया पर आधारित होनी चाहिए। यानी उसमें विद्यार्थी एक्टिव रहने चाहिए। शिक्षण विधियों की विशेषता है आगे। शिक्षण विधियों में क्रियाशीलता होनी चाहिए। ये करके सीखने यानी लर्निंग बाय डूइंग के मेथड पर आधारित होनी चाहिए और मितव्ययी होनी चाहिए। ये कम समय लेने वाली होनी चाहिए, व्यवहारिक और आसानी से प्रयोग में लाई जाने वाली होनी चाहिए। शिक्षण विधि हमेशा गतिशील होनी चाहिए, न कि स्थिर। यानी एक ही शिक्षण विधि का प्रयोग न करके अनेक शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। और शिक्षण विधि सर्वांगीण विकास, आत्मविश्वास, व्यक्तिगत भिन्नता के अनुरूप होनी चाहिए। शिक्षण विद्या तर्क, निर्णय, विश्लेषण शक्ति के विकास में सहायक होनी चाहिए। हिंदी भाषा शिक्षण की पहली विधि हम पढ़ेंगे व्याकरण विधि, जिसे अंग्रेजी में ग्रामर मेथड कहते हैं। व्याकरण विधि वह शिक्षण विधि है जो व्याकरण पर अधिक बल देती है। ये कहती है कि भाषा के व्याकरणिक नियमों को याद कराया जाता है। ये कहती है अगर हम किसी भाषा के व्याकरण के नियमों को याद कर ले तो भाषा अपने आप सीख सकते हैं। ये कहती है पहले शब्द सीखो, शब्दों के संयोजन, फिर व्याकरण के नियमों के आधार पर अभ्यास करवाओ। ये है व्याकरण विधि। फिर आगे विधि है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, जिसे व्याकरण अनुवाद विधि कहते हैं। इसमें दो चीज़ें प्रमुख होती, पहला व्याकरण, दूसरा अनुवाद। इसमें प्रथम और द्वितीय भाषा के मध्य अनुवाद और रूपांतरण विवरण पर आधारित होता है। जैसे मान लो मेरी प्रथम भाषा हिंदी है और मुझे भाषा सीखनी है अंग्रेजी, तो प्रथम भाषा के आधार पर दूसरी भाषा को अनुवाद करके सिखाया जाता है। अन्य भाषा का मातृभाषा में अनुवाद करवाया जाता है। अन्य भाषा के व्याकरण की मातृभाषा के व्याकरण के साथ तुलना करके शुद्ध भाषा लिखवाई जाती है। इसकी विशेषता है द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वाधिक प्रचलित विधि है और द्वितीय भाषा शिक्षण की सबसे प्राचीनतम विधि भी व्याकरण अनुवाद विधि है। फिर इसकी विशेषता है ये उद्देश्य भाषा दक्षता प्रदान करती है। ये बोलने की अपेक्षा लिखने पढ़ने और भाषा की अपेक्षा भाषा तत्व पर बल देती है। यानी ये बोलने की अपेक्षा लिखने पढ़ने पर ज़्यादा बल देती है। 18वीं सदी में जॉन बसेडो ने कहा है भाषा शिक्षण में सबसे पहले बोलने और पढ़ने पर जोर दिया जाना चाहिए और व्याकरण पर सबसे लास्ट में दिया जाए। और ये वैज्ञानिक तथ्य भी है, सबसे पहले भाषा को बोलने और पढ़ने पर जोर दिया जाना चाहिए। आगे एक महत्वपूर्ण शिक्षण विधि है डायरेक्ट मेथड, जिसे प्रत्यक्ष विधि या मौखिक वार्तालाप विधि भी कहा जाता है या प्राकृतिक विधि भी कहा जाता है। इस विधि में क्या होता है कि कोई भी भाषा सीखनी है ना, तो हमें उसी भाषा में संवाद करना होता है। मातृभाषा को मध्यस्थ ना बनाकर, यानी मातृभाषा का प्रयोग ही नहीं करना, अपने को डायरेक्ट वही भाषा बोलनी। सीधे लक्ष्यों में मौखिक भाषा अभ्यास से भाषा
इसमें भाषा का तात्पर्य बोलने से, यानी ये कहता है कि भाषा को सिर्फ बोलना है, न कि लिखने से। इसको निर्बाध विधि भी कहा जाता है। ये प्रश्न रीट में आया हुआ है कि किस विधि को निर्बाध विधि या मातृत्व विधि कहा जाता है, तो वो प्रत्यक्ष विधि को कहा जाता है। ये कहती है कि भाषा आदतों का समूह है। मूल भाषी लोग जिस तरह भाषा सीखते हैं उसी तरह हम भी सीख सकते हैं। शिक्षार्थी में भाषा व्यवहार पुष्ट करना, सुनना और बोलना पर बल देती है। यानी जो प्रत्यक्ष विधि है वो बोलने और सुनने पर अधिक बल देती है। ये विधि कहती है कि जिस प्रकार एक बच्चा अपने आसपास के वातावरण में सुन सुनकर सीख जाता है, उसी तरह हम भी कोई भी भाषा बोलकर और सुनकर सीख सकते हैं। आगे हैं कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, जिसे संप्रेषण भाषा शिक्षण विधि कहते हैं। ये कहती है भाषा के व्यवहारिक पक्ष पर बल देता है। ये कहती है कि सामाजिक संप्रेषण की वस्तु है भाषा, यानी भाषा को सीखना है तो हमें सामाजिक संप्रेषण करना होगा। भाषा प्रयोग को सीखना है जिसमें भाषा की संरचना सीखना भी समाहित होता है। ये कहता है कि भाषा के प्रयोग को भी सीखना है और उसकी संरचना को भी साथ में सीखना है। भाषा के सामाजिक सांस्कृतिक नियमों को सीखना, भाषा की संप्रेषण परक युक्तियों को जानना, भाषा के मौखिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक नियमों की प्रमुखता पर बल दिया। आगे एक वेरी इंपॉर्टेंट विधि है अनुकरण विधि। इस विधि को मैं भी अपनी क्लास में पहली दूसरी क्लास वाले बच्चे होते हैं उनको लिखने के लिए जो सवाल देता हूँ उनके लिए ये प्रयोग विधि करता हूँ। अनुकरण विधि, इस विधि में क्या करता है बालक क्या करता है, शिक्षक का अनुकरण करके लिखना व पढ़ना, उच्चारण करना व नवीन रचना करना सीखता है। जैसे मैंने बच्चे की कॉपी में लिखा ABCD, तो बच्चा क्या करता है उसको देख देख के अनुकरण करता है। तो अनुकरण अलग प्रकार का हो सकता है, स्वर भी हो सकता है बोल बोल के, लिखने का भी हो सकता है, पढ़ने का भी हो सकता है। अब जो ये अनुकरण विधि है इसके दो प्रकार है, पहला तो लिखित अनुकरण, दूसरा मौखिक अनुकरण। लिखित अनुकरण का पहला रूप है रूपरेखा अनुकरण। इसमें क्या होता है कि बच्चों को ऐसे आकृतियाँ बना के दे देते हैं, फिर बच्चे उनके ऊपर फेरते रहते हैं। ये मैं पहली क्लास वाले बच्चों को जब कार्य देता हूँ तो रूपरेखा अनुकरण विधि का प्रयोग करता हूँ। दूसरा है स्वतंत्र अनुकरण विधि। जब बच्चे थोड़ा बहुत लिखना सीख जाते हैं तो उनको डायरेक्ट ऐसे ही वर्ड देता हूँ, फिर वो लिखना सीख जाते हैं। तीसरी है मोंटेसरी विधि, जिसमें आँख, कान, हाथ और मन ज्ञानेंद्रियों द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। चौथी विधि पेस्टोलॉजी विधि, इसमें आकृति का खंड खंड करके अभ्यास करवाया जाता है। जैसे मेरे को किसी को क सिखाना, तो क सिखाने के लिए पहले मैं लाइनें सिखाऊंगा, फिर जीरो बनाना सिखाऊंगा, ऐसे करके सिखाएंगे। आगे जैक ट्रॉट विधि। जैक ट्रॉट विधि में क्या होता है कि बालक शिक्षक का अनुकरण करके शब्द लिखता है और मिलान करके संशोधन करता है। जैसे टीचर ने बोर्ड के ऊपर कुछ लिख दिया तो बच्चे उसको देख के लिखते हैं। फिर आगे उच्चारण अनुकरण। इसमें क्या होता है कि शिक्षक किसी शब्द को बोलता है, बालक उस शब्द की ध्वनि का अनुकरण करता है। जैसे मैं बच्चे को किसी को पोइम बुला रहा हूँ, तो मैं वो जैसे बोलूँगा बच्चे वैसे वैसे पीछे बोलेंगे। आगे है रचना अनुकरण। इसमें क्या होता है कि भाषा और शैली पर आधारित होता है। ये गद्य पद्य नाटक पर आधारित होता है। ये बड़ी कक्षाओं के लिए रचना अनुकरण विधि उपयुक्त होती है, छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं होती। जैसे दीपावली का लेख लिखना होता है तो उनको देख के उनको कहते हैं कि आप होली का भी लिख के आओ, यानी उनको एक चीज़ दे दी उसके आधार पर दूसरी चीज़ लिखवाई जाती है। छात्रों की भाषा तो अपनी होती है लेकिन शैली के लिए वो आदर्श रचना पर निर्भर रहना पड़ता है। मान लो मैंने बच्चे को कहा कि आप दिवाली पे लिख के आओ, तो दिवाली पे लिखेगा तो वो भाषा तो वही रहेगी, लेकिन ये वापस दूसरा लिखेगा तो उसके देखा देख लिखेगा।